मतलब टूर्नामेंट खत्म होने तक कोच का स्ट्रगल रहता है और 3-1 से जीत रहा था। ओट्स बहुत महंगी नहीं है, बिना दूध के शिलाजीत का कोई मतलब नहीं। दूध उसकी तहसील को ठंडी करता है। उनसे ज़्यादा लड़कियां रेसलिंग में आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा। स्पोर्ट्स में आने के बेनिफिट ही हैं, मतलब इसका नुकसान कोई नहीं। नमस्कार भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ क्षितिज। हम वे टू दिल्ली आपका अमृतसर तक पहुँचे उस हिडन टैलेंट को पहचानने के लिए। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हम सीधा उनसे आगे मिलते हैं। और हेयर मिस्टर विक्रम शर्मा सर, आपकी जितनी भी लाइक अचीवमेंट्स हैं, जिस तरीके से भी आपने इंडिया टीम को संभाला है, वहाँ से गोल्ड निकलवाए हैं, जैसे आपने बैक कैमरा बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे भारत के एथलीट्स हैं वो आपसे सीखें, समझें। तो सर स्टार्ट करते हैं। क्या आप थोड़ा सा हमारे भारत के एथलीट्स को बताओगे अपने बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पोर्ट्स बुक का अमृतसर में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ सर कि आप हमारे गुरुनगरी में आए हो। तो सर ये सौभाग्य है हमारा। थैंक यू जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम विक्रम शर्मा है और मैं अमृतसर सिटी को बिलोंग करता हूं और 10-11 साल से इसी स्टेडियम में आ गया था, जिस स्टेडियम को भी आपने देखा है। हाँ। तो इस स्टेडियम से मैंने अपने रेसलिंग कैरियर की शुरुआत की, जैसे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20, फिर सीनियर लेवल तक मैंने हर एज ग्रुप में मेडल जीते हैं। दैट्स ग्रेट सर। फिर इंटरनेशनल लेवल तक खेला हूँ। फिर +2 पास करने के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया तो हमारे यहाँ पंजाब पुलिस में ट्रायल बेसिस पे भर्ती थी। अच्छा। स्पोर्ट्स की। हाँ, पहले ट्रायल सिलेक्शन बेसिस पे। तो ट्रायल जीत के मैं 19 साल में ही कांस्टेबल भर्ती हो गया। अरे वाह सर। उस समय इंटरनेशनल खेल के आया था तो ट्रायल्स हुए थे तो मैं पुलिस में ज्वाइन कर गया था। फिर पुलिस ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होती हैं उसमें कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, USA में और कनाडा में। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो पुलिस ड्यूटी करूं अपनी, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो कैरियर है 10-12 साल का ही है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर इंजरी ना हुई स्पोर्ट्समैन को तो। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि जो इतना साल मैंने स्पोर्ट्स को दिए हैं, स्पोर्ट्स का मेडल्स लिए हैं, सारे मेडल्स जीते हैं, अगर मैं पुलिस ड्यूटी में चला गया उसमें तो पुलिस ड्यूटी ही रहेगी, पुलिसमैन बन जाऊंगा, मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी और जो मेरा शौक़ है मन का जो, वो भी ख़त्म उसी दिन। फिर जैसे हमारे सीनियर कोचेस थे, मेरे गुरु थे, तो उन्होंने बोला कि अगर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहना आपने तो फिर आपको स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए कोचिंग का डिप्लोमा करना पड़ेगा 1 साल का। अच्छा। NAS पटियाला से। अच्छा। तो NAS पटियाला में भी फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो गई। अरे उसमें भी जैसे 40 वैकेंसी थी और 200 से ऊपर कैंडिडेट थे। तो उसमें सिलेक्शन हो गई। फिर 1 साल का वहाँ पे हमारी कंटिन्यू स्टडी चली और फिर वो डिप्लोमा मैंने A ग्रेड में पास किया। कांग्रेचुलेशन अगेन सर। थैंक यू सर। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो सर का अखाड़ा है वो जस्ट नियर एट रेलवे स्टेशन है, तो अगर थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में कुछ हल्का फुल डिस्टर्बेंस आएगी तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। फिर मैंने डिप्लोमा पास किया A ग्रेड में तो मेरी जूनियर नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, एज अ कोच जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। अच्छा। और वो मैं आज भी मतलब अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मेरी जो इंटर्नशिप थी उसी में सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा। तो जूनियर कैंप में रहा, फिर जूनियर एशिया चैम्पियनशिप टीम के साथ गया। उसमें भी पहली बार गया और पहली बार ही हमारा सिल्वर मेडल आया। रवि राठी ने जीता, मनीष था उसका मेडल आया, साजन था उसका मेडल आया। तो मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम टीम के साथ गया और फर्स्ट टाइम मेडल आ गए हमारे। अच्छा। फिर नेक्स्ट ईयर जूनियर टीम के साथ गया, फिर हमारी इंडिया टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद UWW लेवल 1 कोर्स किया मैंने। ये क्या होता है सर? ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कोचेस के लिए, जो अब इंटरनेशनल लेवल पे जो कोच जाएगा टीम के साथ, वर्ल्ड में कहीं भी देश में कोई भी कोच अपनी टीम के साथ अगर आएगा तो वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कोर्स रख दिया, इसको पास होना जरूरी है स्पेसिफिकली। तो उसमें भी मेरे 90% से ऊपर मार्क्स थे। तो इसमें जाने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया जैसे कोचेस अप्लाई करते हैं उसमें, जैसे नेशनल फेडरेशन
ओपन फॉर्म निकाल देती है, उसको फिल करते हैं, अपनी अचीवमेंट उसमें देते हैं एज ए प्लेयर, एज ए कोच, काइंड ऑफ लाइक हिस्ट्री पूरी आप। हिस्ट्री पूरी। तो उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट हो जाते हैं, जैसे इंडिया में तो हर एक जाता है, जैसे जिसने जो NAS क्वालिफाइड है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। बिल्कुल। फॉर्म फिल किया तो जैसे हमने उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर उसमें जब कोर्स हुआ वो मैंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का लेवल 1 जब पास हुआ, उसकी लिस्ट निकली तो उसमें मेरा ऊपर वाले जो 8 थे उसमें मेरा नाम था, टॉप 8 में। हाँ, टॉप 8 में। तो फिर उसके बाद मैंने जब कोर्स कर लिया तो फिर मेरे मन में था कि जैसे उस समय जो हमारी पंजाब टीम थी उसमें भी 7 मेडलिस्ट थे। अच्छा। जैसे 10 में से 7 मेडलिस्ट थे, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज में। तो फिर मेरे मन में आया यार सीनियर टीम में अगर मेरे को जगह मिल जाए तो एक तो मैं अपने स्टेट के रेसलर्स को वहाँ पे अच्छी ट्रेन कर सकता हूँ, और उनके साथ साथ जो मेरे को जैसे 7-8 तो स्टेट के हो गए, और हमारे हर वेट के 4 पहलवान जो कैंप में आते हैं, जो कैंप में आएंगे टॉप 4, फर्स्ट, सेकंड और 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। और फिर मेरे को मौका मिल जाएगा जो बाकी 32-33 रेसलर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो मैं जैसे मेरा जो टैलेंट है, अगर मैं पुलिस जॉब में चला जाता तो ख़त्म हो जाता। बिल्कुल सर। अब मैं उनके साथ काम करूं तो बाय लक मेरा उस लिस्ट में नाम आ गया, और लिस्ट एक दिन पूरी मतलब आ चुकी थी एक दिन पहले की, और मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं तो सोच ही रहा था। तो मेरे को एक लड़के ने फ़ोन किया, बोला को साहब कब आ रहे हो कैंप में? मैं कौन से कैंप में? बोला सीनियर कैंप में। मैं कहा यार मैं कब आ रहा हूँ? बोला आपने लिस्ट नहीं देखी? मैं कहा नहीं। बोला मैं अभी भेजता हूँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं? मेरे को पता ही नहीं था। तो फिर उसने व्हाट्सअप करी, उसमें मेरा नाम था। तो उस समय तो जैसे बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुशी के पल थे। ऑब्वियसली सर, सीनियर आपका ड्रीम वो जो था पूरा सच्चाई में पूरा हो रहा था। हाँ, पूरा हो रहा था। तो फिर उसके बाद 2017 में मैं सीनियर नेशनल टीम के साथ चुना गया, और अब तक कंटिन्यू हूँ। सो सर, जैसा अभी जस्ट आपने एक मेंशन चीज़ करी थी कि 2017 में आपका पहला टूर गया था एज अ लाइक सीनियर नेशनल कोच, नॉट सीनियर नेशनल कोच, वी कैन से अ सीनियर इंडिया टीम कोच। तो उसके अंदर आप कौन सी चैम्पियनशिप के लिए गए, और क्या कहाँ पे गए थे, किस तरीके से नेतृत्व हुआ था, आप थोड़ा सा बताएंगे? वो जो मैं टूर्नामेंट में गया था वो मेरे लिए मतलब लाइफ का बेस्ट टूर्नामेंट था, क्योंकि उस टीम में मेरे साथ ओलंपियन अमित दैया थे। अच्छा। और पवन था। मतलब जो इंडिया के टॉपर रेसलर्स थे वो मेरे साथ गए थे। अच्छा। उस टीम में फ्री स्टाइल वाले। तो वो टूर्नामेंट था वर्ल्ड क्लब कप्स ईरान में। अच्छा। और वैसे भी ईरान तो मक्का है कुश्ती का। तो उस टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस थी, मतलब टीम से टीम, जैसे हम इंडिया टीम थे तो उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। समझ गया। USA के साथ हमारी टफ बाउट हुई, ईरान के साथ हुई, बुल्गारिया के साथ हुई, तो उसमें हम टॉप 4 में थे। उस टीम में जो फ्री स्टाइल रेसलर्स थे हमारे, उसमें अर्जुना वर्डी थे। तो जैसे वो हमारा एक टूर्नामेंट था, तो जैसे फर्स्ट टूर्नामेंट में जो हमारे देश के स्टार रेसलर्स थे वो उनके साथ मैं गया एज ए कोच, तो मेरे लिए वो बड़ा खुशी का पल था। बिल्कुल। एक एनवायरनमेंट कैसा होता है सर उस टाइम पे? माइंडसेट कैसा होता है आपका कि कैसे ट्रेनिंग कर रही हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, उनको सिखाएंगे? जैसे मैं टीम के साथ गया था तो काफ़ी मैं अपने आप में मोटिवेटेड था कि सेल्फ मोटिवेशन यस, फर्स्ट टूर, और सारी हमारी जो बेस्ट टीम थी इंडिया की वो हमारे साथ गई थी। फिर वहाँ पे जाके जैसे फर्स्ट टूर में हमने देखा कि ईरान, रशिया, बुल्गारिया, बेलारूस, ये सारी टीमें जैसे अपने रेसलर्स को ट्रेन कर रही थी, कैसे वार्म अप कर रही थी कुश्ती से पहले, कैसे सबसे बड़ी बात है कि जो हम रेसलर्स का छोटे वजन वालों का जैसे वेट प्रॉब्लम रहती है वो कैसे कम करवाना है, वो सारा मैनेज करके चलना पड़ता है हमें। जैसे टूर्नामेंट में गए तो जब तक टूर्नामेंट चलेगा कोच मतलब आराम से सो नहीं सकता। जैसे यहाँ से हम ट्रैवल करके गए, वहाँ पे होटल लिया, रेसलर्स को रेस्ट करवाई, कितना टाइम पड़ा है,
फर्स्ट ट्रेनिंग कितने बजे करनी है, वेट मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात है वेट मैनेज। सही बात है। तो मतलब प्लेयर के साथ साथ कोच का भी स्ट्रगल रहता है। मतलब टूर्नामेंट खत्म होने तक कोच का स्ट्रगल रहता है। प्लेयर तो जैसे अपनी रेसलिंग बाउट लड़ी, मेडल जीता, वो प्लेयर तो फ्री हो गया, फिर हमारा अगला वेट आ गया। हमारा सिर्फ डे शेड्यूल पे टेंशन लेते हैं, हाँ। बट कोच का तो सबके डे शेड्यूल मतलब कंटिन्यू, कोच के लिए रेस्ट नहीं है, कोच के लिए रेस्ट है आफ्टर टूर्नामेंट। अच्छा। तो जैसे हम सुबह, जैसे टूर्नामेंट वाले दिन हम सुबह 6 बजे उठते हैं। अच्छा। हम तो 5 बजे उठते हैं और रेसलर्स को टाइम दे देते हैं 7 बजे का। वार्म अप के लिए? नहीं, सबसे पहले उनका हम वजन चेक करते हैं एक बार। अच्छा, डेली होता है क्या डेली रेसलिंग में? मतलब जिस दिन हमारा वजन है उस दिन एक रेसलर्स की बाउट चलेंगी शाम तक। अच्छा। मेडल बाउट भी खत्म हो जाएंगी। तो सुबह हम उनका वजन चेक करते हैं 7 बजे। तो जिसका वजन ज़्यादा होता है फिर उसका कम करवाते हैं। मतलब हमें 8 बजे वजन होते हैं तो 7 साढ़े 7 तक में हम उनका वेट तोड़वाना पड़ेगा, पूरा कर देते हैं। कम करवाते हैं मतलब जैसे कोई 61 में लड़ रहा है तो उसका वजन 63 है, 64 2-3 किलो वेट 2-3 किलो वेट कम मतलब करके रेसलर्स अपना बॉडी वेट तकरीबन ही 2 से 3 किलो रहता ही रहता है। जैसे सीनियर टीम है तो वो अपना मैनेज करके चलते हैं, फिर भी जब वेट वाले दिन उनका कम से कम 1 किलो तो रहता ही है। तो ऐसे है ना कि अब इनको आदत भी पड़ गई है कि कैसे वजन कम करना है और कैसे हमने टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है। कैसे कर सकते हैं मतलब वजन कम करने के लिए लास्ट में जब लास्ट स्टेज आती है उसमें तो वाटर रिड्यूस करते हैं बॉडी में। अच्छा। और कुछ दिन पहले ये थोड़ी सी अपनी डाइट को कम कर देते हैं। फैब्रिक कम हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे 3 दिन पहले जिनका छोटे वजन 55 वालों का ज़्यादा रहता तो वो 4 दिन पहले तो थोड़ी थोड़ी डाइट कम कर देते हैं। और वाटर लास्ट में 1 किलो वजन तो बॉडी में से वाटर पानी जाता है। तो जैसे वो वज़न दिया हमने उसके बाद फिर हमारे पास 2 घंटे का टाइम है रिकवरी के लिए रेसलर्स की। उसी में नहाना, उसी में खाना और 10 बजे के बाद हमने अपना वार्म अप शुरू कर देना बाउट के लिए। ठीक है। तो सर इसमें जैसे लाइक इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा 2017 के बाद में और कौन कौन से आपने इंडिया टीम को लाइक एज अ कोच रिप्रेजेंट करा है? मैंने जो एशिया चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कंटिन्यू रैंकिंग सीरीज़ में मतलब एज ए कोच मैं जाता रहा हूँ, लेकिन जो हमारी बेस्ट अचीवमेंट आई है वो न्यू दिल्ली में आई। अच्छा। सुनील कुमार, अर्जुन अवार्डी, इसी साल अर्जुन अवार्ड मिला उनको। अच्छा। तो सुनील कुमार का गोल्ड मेडल आया 32 साल बाद। 32 साल बाद? 32 साल बाद। और वो मेरे लिए खुशी के पल थे कि मैं भी उस टीम का हिस्सा था। लाइक आप कोचिंग कमेटी में थे? मैं कोचिंग में था। जो हमारे 5 कोचेस की टीम है मैं उनका हिस्सा था। और अभी तक जो बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी रही है एशिया चैम्पियनशिप में 6 मेडल भी आए हैं जब हम टीम के साथ गए हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ग्रीको रोमन का जो ग्राफ है इतना वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नहीं है, तो हम 3rd वाली कुश्ती तक गए हैं। अच्छा। मतलब पहले जो आज से 10-15 साल ग्रीको रोमन का स्टैंडर्ड था उससे काफ़ी अप हो गया। काफ़ी अप हो गया। जैसे अभी सुनील कुमार जो ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट था उसमें अजरबैजान के साथ जैसे बैड लक था उसका दिन नहीं था उस दिन। वो वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट था जिसके साथ सुनील की बाउट थी और 3-1 से जीत रहा था। लास्ट 6 सेकंड में कुश्ती आ रहा वो, लास्ट 6 सेकंड में। अगर वो जीत जाता तो वो क्वालिफाई हो जाता। तो वो भी हमारे लिए अचीवमेंट थी। मतलब कुश्ती में ऐसा मैंने सुना है कि जैसे कि अगर कोई 3 से जैसे कि अभी आपने बताया कि 3-1 से आगे था तो लास्ट में अगर उसके भी 3 बराबर हो जाए तो जिसने लास्ट में लिया लास्ट स्कोर वो जीतता है। हाँ, वही हुआ सुनील के साथ। अच्छा। सुनील के साथ एक तो बैड लक हुआ, एक जैसे सुनील का पैर बाहर टच कर गया। वो रेफरी ने भी थोड़ी सी गलती करी कि बाहर जाने का 1 पॉइंट तो दिया, एक क्वेश्चन पॉइंट दे दिया उसको। रेफरी को लगा कि वो भाग के बाहर गया। उसमें हमारा बैड लक भी रहा थोड़ा सा, रेफरी भी हमारे साथ तो सर जैसे कि अभी आपने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि लक, और अभी भी आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं लक, तो सर हार्डवर्क और लक कितना मैटर करता है रेसलिंग में अभी? देखिए जो रेसलर्स हैं उनका जो मतलब फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो हार्ड लक ही है। जो हार्ड वर्क जो मतलब हम कहते हैं लक, वो लक हम बोल देते हैं कि यार आज तेरा दिन नहीं था। जैसे सुनील इतना अच्छा परफॉर्म कर गया तो हार गया, तो उसके पीछे उसका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। मतलब वो ऐसा आदमी है
कि उसने हमें कभी ना नहीं बोली। अगर हमने बोल दिया चल रस्सा 10 बार, तो 10 बार, 20 बार बोल दिया 20 बार। डंड मारने हैं, जो हम रेसलिंग की उसकी बाउट्स करवाते हैं, उसको बोल देंगे भी तेरी 97 वाले के साथ मैं पार्टनर लगाऊंगा, ठीक है जी। उसके पीछे सारा हार्डवर्क किया। लक तो हम लोग बोल देते हैं कि आज इसका दिन नहीं था या उसका लक नहीं था, आज लक नहीं चला, बैड लक हो गया। तो बेसिकली लक वर्ड हम लोग इसलिए भी यूज़ कर लेते होंगे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ, मतलब कि जस्ट एक मुझे एक्सक्यूज़ मिल जाए कि मैं क्यों हारा हूँ, क्यों आ रहा हूँ। मतलब अदरवाइज हार्ड वर्क तो हम रेसलर्स को जैसे एक तो कुश्ती हार के आया समझो वो, तो अगर हम उसको ज़्यादा ही बोलने लग पड़ेंगे फिर वो डीमोटिवेट हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। हम उसको मोटिवेट करने के लिए भी बोल देते हैं यार आज तेरा दिन नहीं था, कोई बात नहीं, तेरा दिन नहीं था, सही बात है, क्योंकि वो फिर डिमोटिवेट होगा तो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए रेडी नहीं होगा, रेडी नहीं होगा। जैसे हमारा एक रेसलर पंजाब का या गुरप्रीत सिंह, उसने मतलब ग्रीको रोमन में अगर मैं बोलूँ तो वही एक रेसलर है जिसने ओलंपिक चैंपियन को हराया। अच्छा, कोरियन था ओलंपिक चैंपियन 2012 का, वो 2016 में भी उसका मेडल था। उसने ओलंपिक चैंपियन को भी हराया। बेस्ट रेसलर अगर बेस्ट परफॉर्म बोलूँ मैं तो उसकी थी। और अभी भी एक वर्ल्ड चैंपियन तुर्की का है, उसने उसको भी हरा रखा है। अच्छा, तो जैसे उसके लिए ओलंपिक क्वालिफाई ना कर पाना टोक्यो के लिए, तो फिर वो भी मतलब ओलंपिक चैंपियन को जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको कि एक रेसलर टूट ना जाए, सही बात, डीमोटिवेट ना हो जाए, फिर इस जगह पे हम उसको बोल देते हैं आज तेरा दिन नहीं था यार, कोई बात नहीं। बनता भी है सर, बनता भी है ये, क्योंकि एट द एंड उसने मेहनत इतनी करी और फिर वो सडन हारता है तो वो खुद भी सेल्फ डिमोटिवेट हो। यस, हारने के बाद ना उसके पास कोई होता ही नहीं। एक कोच है जो फादर का रोल, मदर का रोल, दोस्त का रोल, कोच तो कोच है ही, लेकिन ये सारे रोल वो अदा करता उस समय। मतलब जैसे कि मैं ये पूछना चाहूँगा, जिसकी आपने तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोचिंग दी है, ठीक है, ऑल इंडिया प्लेयर्स को, तो जब आपने दूसरे कंट्रीज़ के कोचेस देखे तो हमारे में और उनकी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क था कि उनके ज़्यादा मेडल्स आते हैं, इंडिया के बड़े कम आ रहे हैं इस चीज़ में? कोचिंग में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ना कोचिज़ में फ़र्क है। फ़र्क है जो हमारा ग्रास रूट है। एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल जैसे हमारे बच्चे जैसे रेसलिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में आते हैं, 8-10 साल का बच्चा आता है, बिल्कुल आता है। हम उन पे काम नहीं करते, हम सीधा सीनियर लेवल पे प्लेयर्स को उठाते हैं। जैसे ओलंपिक में मेडल आ गया, ओलंपिक मेडलिस्ट को अच्छी जॉब और 8-10 करोड़ रुपया, लेकिन उसके पीछे उसका स्ट्रगल कितना है। आप देखोगे, मैं नेशनल कैंप में जब रहता हूँ, रेसलर्स के फादर 80-90 किलोमीटर से दिल्ली दूध लेके आते हैं उनके लिए, अच्छा, पनीर लेके आते हैं उनके लिए। उनको सेटिस्फाई नहीं होते वो कि कैंप का खाना, वो अपना खाना घर से लेके आते हैं। अच्छा, मतलब उनका स्ट्रगल बहुत लंबा रहता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी स्ट्रगल साथ साथ रहता है। पेरेंट्स का भी साथ में है स्ट्रगल, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर ये है कि ग्रास रूट पे हमारा नहीं काम हो रहा। तो आपके हिसाब से क्या काम, ऐसी जो कमियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या काम होने चाहिए, आप कुछ आइडिया दे सकते हो? यस, जो ग्रास रूट पे बच्चे जैसे हमारे स्टेडियम में आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, उस समय हम उनको पकड़ते हैं। जो हम मेडल के बाद 8-10 करोड़ रुपया देते हैं ना एक प्लेयर को, वो हम ग्रास रूट पे अगर कोशिश करें, जैसे बच्चे आते हैं, जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट की एक स्कीम बताता हूँ मैं आपको, वो चलती है जैसे 1 किलो दूध और 6 केले डेली के और बादाम। वो जैसे ये रेसलर्स ट्रेनिंग करते हैं तो उसी समय यहाँ दूध आ जाता है, केले आ जाते हैं। अच्छा, ये आप साइज सेंटर की बात बता रहे हो? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट की है। हाँ। तो ये हर एक अखाड़े पे एप्लीकेबल है या नहीं? हर एक अखाड़े पे नहीं है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कोचेज हैं, तो वो जाके बताते हैं कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, हमें इतनी सीट चाहिए। ओके, तो उसी हिसाब से दूध और केले आते हैं। अवेलेबिलिटी है। जैसे वो डाइट ट्रेनिंग के साथ ही मिल जाती है, बच्चे की रिकवरी हो जाती है। रिकवरी होने के बाद नेक्स्ट डे वो फिर आ जाता है। मतलब ट्रेनिंग के लिए वो रेडी हो जाता है। 1 किलो दूध सफिशेंट है। और जैसे मैं, चलो आज आप मेरे को मिले हो, बात हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत महंगी नहीं है जो लोगों ने बना रखा है। वही जैसे अभी चल रहा है ना, रील और रियल, इसमें बहुत फ़र्क है। बात तो सही है। मतलब रील में बता देंगे कि ये चीज़ खा लो, वो चीज़ कितने की है, 5,000 की, 10,000 की। मैं बोल रहा हूँ नेचुरल जो चीज़ें हैं बड़ी सस्ती हैं जी। जो दूध लो, केले लो, काले चने हैं, बादाम हैं,
10,000 रुपया अगर कोई पेरेंट्स लगाता ना अपने बच्चे पे, छोटे बच्चे पे, तो बहुत बढ़िया डाइट उसको दे सकता है। तो जैसे कि अभी आजकल ना बहुत सारे प्लेयर्स, या फिर मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारी कम्युनिटी स्पोर्ट्स की ऐसी है कि जो कि ये सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रही है, या फिर साथ साथ ये शिलाजीत वगैरह है इनको प्रमोट कर रही है। ये मैंने ना जैसे इंस्टाग्राम पे देखा, जो ये सप्लीमेंट एक्चुअली में क्या है, जो सप्लीमेंट कंपनी है वो स्पोर्ट्समैन को बोलते हैं कि तेरी स्पॉन्सरशिप बना दी 1 साल की, तो हमारी ऐड कर दे। तो वो इसलिए ऐड कर देते हैं। जो आपने शिलाजीत की बात करी है, तो 1 साल से शिलाजीत का ट्रेंड आया। जैसे एक कोई ऐड नहीं जाने दे रहे, एक स्क्रॉल करो दूसरी ऐड, मतलब आप ओपन करोगे तो शिलाजीत ही दिखेगी। बिल्कुल। लेकिन जो पुराने वैद, पुराने हकीम हैं, आप उनसे जाके बात करोगे, ये जो शिलाजीत दे रहे हैं, शिलाजीत को ये प्री वर्कआउट बना दिया इन्होंने। गर्म पानी में शिलाजीत को घोलो और पी लो और ट्रेनिंग करो। शिलाजीत तो उसकी जो तहसीर है गर्म है, बिल्कुल बहुत गर्म है। अगर हम इस सीज़न में जैसे गर्मी में 2-3 बार पी लेंगे तो नाक से खून आ जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी गर्म है और खुश्क है वो। उसको लेने का तरीका बताओ ना आपने कि शिलाजीत लेनी कैसे है, ये तो किसी को पता ही नहीं। शिलाजीत बता दी। एक 15-14 साल का बच्चा, उसको आप शिलाजीत दे रहे हो, उसकी बॉडी के अंदर तो वैसे हीट है, क्योंकि उस समय उसके हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं। बिल्कुल। वो तो बचपन से जवानी की ओर आ रहा है, हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं, और उसको आप शिलाजीत दे रहे हो इतनी गर्म तहसीर की। हम तो अखाड़े में जैसे बादाम का रगड़ा बनाते हैं और बच्चों को बोलते हैं उसमें मिश्री डालो या शक्कर डालो, जिसकी तासीर ठंडी है। बादाम की तासीर ठंडी है, हम कूंडे डंडे में रगड़वाते हैं। और ये शिलाजीत दे रहे हैं अपना। शिलाजीत की मार्केट ही बहुत हुई इस साल तो, लेडीज जेंट्स सभी को शिलाजीत। लेकिन बिना दूध के शिलाजीत का कोई मतलब नहीं, दूध उसकी तहसीर को ठंडी करता है। सर, जैसे कि आपने बोला कि जो इंडियन स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं शिलाजीत को प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है, पर आप ये देखो ना कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि वो उस इनकम की जनरेशन के लिए उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना आपको कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, तो इसीलिए वो शिलाजीत की जैसे ऐड कर देते हैं। लेकिन आप शिलाजीत की ऐड निकाल लो 1 साल में, किसी बड़े एथलीट ने नहीं दी, क्योंकि बड़े एथलीट्स को पता है कि हम जो हमारा यूथ है वो उन्हीं को फॉलो करेगा। सही बात है। एक बार हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट 2 बार के सुशील कुमार हैं, उनको शराब की ऐड के लिए बोला गया था। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं शराब की ऐड कैसे दे दूँ, ना तो मैंने कभी पी, अगर मैं ऐड करता हूँ शराब की तो जो भारत देश का यूथ है मेरे को फॉलो कर रहा है, तो वो तो बोलेगा पहलवान जी तो शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने वो ऐड ठुकरा दी थी। काफ़ी मोटी रकम थी जो उनको बिल्कुल दी होगी, और ये मैं जानता हूँ जिस ब्रांड ने दी थी उन्हें, तो उन्होंने लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया था। उन्होंने बोला भाई हटा दो ये मैं टोटली एग्री करता हूँ। और लाइक ऑब्वियस सी बात है कि जो अचीवर्स है उन्हीं को देख के तो फॉलो करेंगे, यूथ फॉलो करेगा। आप ये देखो ना कि रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक उठा के नीचे रख दी, जस्ट ऐसे कर दिया। क्यों कर दिया? उसने बोला मैं पीता ही नहीं है और ये नुकसान करती है। उसने बोला अगर मैं अपने बच्चे को कोई चीज़ नहीं दे रहा, तो जो ये यूथ देख रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूथ तो छोटे बच्चे हैं सारे, तो उसने बोला अगर मैं अपने बेटे को नहीं दे रहा तो इनको कैसे दे दूँ? सही बात है। इनको कैसे प्रमोट कर दूँ? सही बात है। तो जो अच्छे बड़े एथलीट्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं प्रमोट करते। सर मैं ना एक लाइक मेरे दिमाग में कुछ एक खुरापात चल रहा है और मैं आपसे ना कुछ एक इंटेंस वाले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। डोंट टेक इट पर्सनली, बट ये हमारी यूथ के लिए और हमारी जो भारत के जो एथलीट है, जो रेसलर्स है, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी 5 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं और 1 लड़का सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं अपनी ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वालिफाई करा है, बट अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री देखूँ तो हमारा रेशियो कुछ और था। हाँ, बट एज सडन चेंज क्यों हो गया वो अचानक? सबसे पहले तो एक बैड लक हमारा हुआ ये कि जब दुबई में बारिश आ गई, हमारे 2 रेसलर्स फंस गए वहाँ पे, 65 और 86। बट सर जहाँ तक मैं जानता हूँ इस स्टोरी के पीछे, उनको वेइंग के लिए 3-4 दिन पहले बुलाया गया था। नहीं, वेइंग के लिए नहीं, वेइंग सेम डे होता है। हाँ। वो रशिया कैंप में थे। अच्छा। और वो उनकी जो हमारी फ्लाइट थी वाया दुबई थी हमारी, लेकिन हमारी पहले थी। उनको आना था क्वालिफाइंग में, हम गए थे चैंपियनशिप में, मतलब वहीं पे पहले एशियन चैंपियनशिप थी,
ठीक और है। आफ्टर एशियन चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट सीधा था। दुबई पहुंचना था? नहीं, वहीं पे किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में था। हाँ। अच्छा। तो जब एशियन चैंपियनशिप समाप्त हो गई तो उसके बाद उनको आना था। जब वो दुबई आए तो वहाँ पे फ्लड आ गया। साइक्लोन बना था वहाँ पे हाँ, शायद। तो वो वहाँ पे फंस गए 65 और 86। और जो 86 का ग्रुप था उसकी अचीवमेंट्स के हिसाब से तो क्वालिफाई था वो। अच्छा। 65 भी हमारा क्वालिफाई होता अगर वो वहाँ ना फंसते तो दोनों। उसके बाद 2 हमारे वेट वहाँ कट गए। उसके बाद जो एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग में हमारा जो प्रदर्शन रहा वो सुनील कुमार का उसमें बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। जो सिलेक्ट हुए हैं? नहीं, क्वालिफाई नहीं हुए वो, मतलब वो अच्छा लड़ गए वहाँ पे। अच्छा। वहाँ उन्होंने जापान को भी जीत लिया। अच्छा रेसलर था वो जापान का। लेकिन वही बात आ गई कि हमारा ग्रीको रोमन में थोड़ा फ़र्क हमें सेध जाता है। तो बाकी तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन सुनील कर पाया। सुनील ने तो एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट था जिससे ये हारा, उसके साथ बहुत क्लोज कुश्ती हुई और लास्ट में 1 पॉइंट से हारा। अच्छा। लास्ट में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और वो क्वालिफाई कर गए। उसके बाद जब वर्ल्ड क्वालिफाई हुआ, वर्ल्ड क्वालिफाई में फिर जैसे फ्री स्टाइल के रेसलर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बिल्कुल। और ग्रीको रोमन के भी परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके पीछे का जो रीज़न है, मतलब जैसे हमारे 18 वेट हैं ओलंपिक क्वालिफाइंग में, तो 18 में से 6 रेसलर्स गए और 12 रह गए। उसके पीछे एक लंबा कारण है कि पिछले साल मार्च में कैंप ख़त्म हो गया था, नेशनल कैंप, और उसके बाद कैंप लगा ही नहीं। अच्छा। ये नेशनल कहीं ना कहीं ये धरना वाला भी हुआ था ना? हाँ, उसी के कारण कैंप बंद हो गया था। सर बट सर ऐसा मतलब अगेन कहीं ना कहीं तो फिर इंडिया का तो लॉस ही हुआ ना ये लोग। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इसमें तो, क्योंकि हम इंडिया माना भी रेसलिंग के मेडल्स की वजह से भी था, ओलंपिक में अच्छा खासा फेम था हम उनका। 2008 से ले रहे हैं मेडल वही तो कंटिन्यू। थोड़ा धरने के बारे में बताएंगे आपकी, वो था क्या थोड़ा? धरने में तो देखो रेसलर्स का और प्रेसिडेंट का था, उसमें जो भी था, मतलब उनके अपने एलिगेशन थे, उनका अपना सिस्टम जो भी बना, लेकिन उसके कारण हमारी रेसलिंग को बहुत नुकसान हुआ। और स्पेशली ग्रीको रोमन को, जो हमारी 6-7 साल की मेहनत थी ना, वो ख़राब हो गई। ख़राब कैसे हो गई कि ग्रीको रोमन के जो रेसलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में अखाड़ों में तैयार नहीं होते वो। बेसिक फ्री स्टाइल करते हैं वो। अच्छा। जब कभी किसी के घुटने में चोट लग गई या किसी का फ्री स्टाइल में नंबर नहीं पड़ा सिलेक्शन में, वो ग्रीको में आ जाते हैं। अच्छा। अभी थोड़ा जैसे इंडिया में सेंटर अभी चले हैं 2-3 साल से, स्पेशली ग्रीको रोमन के। तो जो नेशनल कैंप है ग्रीको रोमन के लिए, वो कंटिन्यू जैसे चलता रहा तो हमारे रेसलर्स काफ़ी ग्रो कर गए थे उसमें। क्योंकि एक ग्रुप बन जाता है 40-45 लोगों का, और उसमें ग्रीको रोमन की ट्रेनिंग ही चलेगी। अखाड़ों में जैसे मेरे अखाड़े में ही है, तो इसमें जैसे लड़के ग्रीको रोमन के कुछ हैं, कुछ फ्री स्टाइल के हैं, तो वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती। ग्रीको रोमन की ट्रेनिंग डिफरेंट है, मतलब जो हमारी बाउट्स होती हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो फ्री स्टाइल से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, डिफरेंट है उसमें, ट्रेनिंग में ही फ़र्क है। तो वो नेशनल कैंप में जाके फ़र्क निकलता है। तो वो कैंप ना लगने की वजह से ग्रीको रोमन को बहुत लॉस हुआ। बट सर एक चीज़ और भी मैंने देखी कि लास्ट कुछ अपने ओलंपिक्स से जो कंटिन्यूसली हम लोग एक फेज़ देखते आ रहे थे कि इस साल भी ये क्वालिफाई हो गए, इस साल भी ये क्वालिफाई हो गए, बट इस साल एज सडन वो बंदे बिल्कुल ही गायब हैं और न्यू फेसेस सामने आ रहे हैं। लाइक इन सेंस ऑफ लड़कियों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी न्यू फेसेस ही हैं। मतलब जितने भी स्टार्स थे वो सारे सब स्टार्स गायब हो चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, जो जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट, उनका स्पोर्ट्स का लंबा कैरियर हो जाता है, और रेसलिंग में इतना लंबा कैरियर बहुत कम रेसलर्स हैं। इंजरी बहुत होती है रेसलर्स को, और इंडिया का जो रेसलिंग का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। एक जूनियर की मैं आपको बताता हूँ, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे रेसलर्स गए तो वो मेडल जीत के आए वहाँ पे। उसके बाद इंडिया में आके ट्रायल्स हुए, उसमें से कई चेंज हो गए। अच्छा, मतलब वर्ल्ड के मेडलिस्ट भी आगे यहाँ लूज कर गए। समझ गए। मतलब जो इंडिया में रेसलिंग है, अखाड़े हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनमें ट्रेनिंग चल रही है, और एक एक वजन में आप हिसाब लगा लो। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू हुए थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू करवाए थे कि जैसे नेशनल में हर स्टेट से एक रेसलर जाता है, तो
स्टेट से हार गया ना, जो थोड़े थोड़े फर्क से हारते हैं, और इवन की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट अपने स्टेट में हार रहे हैं। अच्छा। तो रैंकिंग सीरीज इन्होंने शुरू करी थी, तो रैंकिंग सीरीज आप मानोगे नहीं, एक वजन में 100 से ऊपर की पार्टिसिपेशन हो गई। अच्छा जी। हाँ, एक वजन में, और 1 बजे तक टूर्नामेंट चला था रात में। रात को, मतलब सोचा ही नहीं था इतनी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए बच्चे आ रहे हैं, मतलब रेसलिंग के लिए बच्चे रेसलिंग के लिए बहुत बच्चे आ रहे सर हैं। कि अब पर डे एक नया टैलेंट आ रहा है, नया टैलेंट। अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो भाई गिव अप कर लो। अगर हमारे जैसे पुराने पहलवान हैं जो स्टार रेसलर्स हैं, अगर वो कोई इंजरी में चला गया, वो मतलब 100% फिट नहीं है, तो जूनियर रेसलर्स उनके ऊपर चढ़ गए हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। अभी 57 में मैंने देखा, जैसे रवि दहिया ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और 3 बार के एशिया के चैंपियन हैं, वो इस बार लूज़ कर गए क्योंकि उनके नी में इंजरी रही है काफ़ी देर, वो 100% अपना आपको फिट नहीं कर पाए, तो वो लूज़ कर गए। और फिर ये बात देखो कि 57 हमारा ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल सही बात और एशिया का चैंपियन भी है वो लड़का अमन, जो क्वालिफाई हुआ है। हाँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि अमन ओलंपिक से मेडल 100% जीत के आएगा। अच्छा, तो मतलब देखो ना कि 57 में पिछले साल ओलंपिक में मेडल था और 100% इस साल भी लेगा वो, तो रेसलिंग तो इम्प्रूव हो ही रही है। तो सर जैसे कि ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, ये मतलब लोग रोडों पे आए, धरने पे बैठे, इसके बाद में क्या मेंटालिटी क्रिएट हो गई है एज अ लाइक फीमेल एथलीट, फीमेल्स की, और एज अ कोच आपकी, तो क्या सर्कमस्टांसेस इस टाइम पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बने हुए हैं? देखिए, जो भी अभी धरना प्रदर्शन हुआ, जो भी हुआ, ये रेसलिंग के लिए ब्लैक डेज थे, ये अब निकल चुके हैं। और जो आप लड़कियों की बात करते हो, तो आप देखो हमारी ओलंपिक टीम में 5 लड़कियों की सिलेक्शन हुई है, और जो लड़कियों की आप बोल रहे हो कि लड़कियों के मन में डर है या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, एज ए कोच भी मेरे लिए भी तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ ऐसा। जो लड़कियां रेसलिंग करती थी, बल्कि उनसे ज़्यादा लड़कियां रेसलिंग में आई हैं, और जो एज ए कोच हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, लड़कियां हमारी स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, बिल्कुल, और हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह रहती हैं, हो ही जाते हमारे हैं फैमिली मेंबर, बिल्कुल। तो उसमें ना कोई लड़कियों को प्रॉब्लम है, ना हमें प्रॉब्लम, और लड़कियां लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जो रेसलिंग बाउट है वो लड़कियां लड़कों के साथ ही लड़ती हैं, प्रैक्टिस बाउट लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हैं, क्योंकि लड़की लड़के में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि वो फ़र्क ही नहीं है। और पेरेंट्स इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपने बच्चों से, जैसे अब हमारी लड़कियां ओलंपिक में जा रही हैं, ये 5 की 5 मेडल की होप है हमारी, और देखिए अगर ये मेडल जीत के आती हैं तो लड़कियों के पेरेंट्स, लड़कियों के कोच, और हमें, हमारी फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया के लिए तो एक प्राउड की बात है। बिल्कुल, मतलब ऐसी क्या चीज़ है रेसलिंग में जो कि रेसलिंग को उठा भी रही है और गिरा भी रही है, इन सेंस ऑफ एथलीट्स का कैरियर भी ख़त्म हो रहा है, कईयों का बन भी रहा है, कई ऐसी चीज़ें जो कि रेसलिंग में होनी चाहिए बट है नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ है सर, आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे? देखिए, जो रेसलिंग है, जो हमारे, देखिए 8-9 साल का बच्चा आ जाता है स्टेडियम में, और जब वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जैसे सुबह 2 घंटे कर गया, शाम को 2 घंटे कर गया, जो उसकी सुबह की रिकवरी है उसमें नींद लेनी ज़रूरी है। जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं या तो शाम को आओ, अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं 10th के बाद वाले 2 टाइम करते हैं, अच्छा, फिर वो स्टडी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आप विराट कोहली को देख लो, उसने 10th की मार्कशीट डाली थी अपनी, जितने भी बड़े एथलीट्स हैं, वो सिर्फ यही है कि एक तो स्टडी पीछे रह जाती है उनकी, एक जो स्पोर्ट्स करता है वो सोशल वर्क कहीं भी नहीं करता, ना कहीं समाज में घूमता, उसको तो सिर्फ सुबह ट्रेनिंग, रेस्ट, डाइट, शाम ट्रेनिंग, रेस्ट और डाइट, वो दुनिया से एक तरीके से कुछ साल के लिए कट जाता है। फिर कई बार क्या होता है, एक पीक परफॉर्मेंस दे के इंजर्ड हो जाता है रेसलर, स्पोर्ट्समैन कोई भी गेम को इंजर्ड हो जाता है। फिर उसके जो इंजरीज के डेज होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। एक उसके इंजरी हो गई, ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा, जो घर वाले हैं वो भी उसको देखते हैं, यार ये घर पे बैठा हुआ है, या जो उसके यार दोस्त हैं वो सारे स्पोर्ट्स के साथ ही रिलेटेड है ना, वो फ़ोन करेगा तो पूछेगा ट्रेनिंग कैसी हुई आज यार, वो बोलेंगे बहुत अच्छी हुई, वो फील करता रहता है। वो डेज़, एक जो इंजरीज़ के डेज़ है ना,
वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बुरे हैं। फिर उसके बाद कई बार रेसलर्स टॉप पे चले जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, मेडल जीत लेते हैं, नौकरी मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि इतनी बढ़िया स्टडी नहीं होती, सोशल वो मिले नहीं होते, अटैच नहीं होते। जस्ट एक आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई को पीछे रखना क्या उसके लिए सही डिसीजन है स्टार्टिंग क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत कम बंदों का हो रहा है। हाँ। पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई भी जरूरी थी सर। जो गेम्स हैं वो 4 साल बाद होती हैं, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है एथलीट्स में। जैसे 400 मीटर कोई भागा है तो उसका सेकंड में ही फ़र्क आता है। हाँ। तो जो क्वालिफाई कर जाता है या मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, वो 4 साल बाद आएगी। और जब हार गया फिर नेक्स्ट 4 ईयर वो क्या करेगा? उसके लिए, क्योंकि वो टॉप एथलीट है, उसके लिए नेशनल चैंपियनशिप तो कोई मायने रखती नहीं। बिल्कुल। फिर जैसे कुछ एथलीट्स जो बिल्कुल ही स्टडी से कट जाते हैं, फिर उनके लिए जॉब करनी भी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। जैसे मेरे सेंटर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवाई है, कॉलेज में नहीं तो 10+2 के बाद कॉलेज में जाते हैं और पढ़ते नहीं, मतलब उन कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल ली, नेशनल खेल ली, ऐसे। तो अब मैं इनको बोलता हूँ कि आपने ग्रेजुएट तो होना ही होना है, और उसके साथ साथ BPEd MPEd करवा रहा हूँ कि अगर स्पोर्ट्स के थ्रू, अचीवमेंट के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलती तो आप NIS कर सकते हो, कोचिंग में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, और अगर आप एजुकेट हो तो किसी और फील्ड में भी जा सकते हो। सही बात है। साथ के साथ स्टडी अब तो बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे टॉप क्लास एथलीट्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे, वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो अभी नीरज चोपड़ा, वो तो इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे हैं अपनी। हमारे और भी टॉप क्लास एथलीट्स हैं, लड़कियां हमारी जो अभी क्वालिफाई करके आई हैं, सारी एजुकेटेड हैं, छोटी छोटी 20-22 साल की हैं ज़्यादा, और सारी एजुकेटेड हैं। मतलब अब इनको शौक़ पड़ गया स्टडी करने का, बुक्स पढ़ने का, क्योंकि जब रात को सोना है तो सबसे अच्छी नींद लेनी है तो किताब पकड़ो, उसी समय नींद आ जाएगी। तो जैसे अब हम कैंप्स में भी इनको एजुकेट करते रहते हैं कि स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का मतलब इनको स्पोर्ट्समैनों को फ़ायदा हो रहा है साथ में स्टडी करने का। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता जा रहा है, जेन जी टाइप, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी हटता जा रहा है। वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, वो एक डिप्रेशन में भी जी रहा है, स्ट्रेस में भी जी रहा है। उसे ये भी है कि अपने गोल्स भी अचीव करने हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि भाई वो अपने गोल्स भी अच्छे से अचीव करें और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी आए? वो सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे, मतलब ये वर्ड तो अभी 2-4 साल से शुरू है, स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली, एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। मतलब वो बच्चों को बोल देते हैं कि एक तो जैसे मैं बोल दूं अपने बेटे को कि तू नेशनल चैंपियन भी बनेगा और +2 में 95% नंबर भी चाहिए। तो वो बच्चा टेंशन में आ जाता है कि दोनों को मैं कैसे करूं, हैंडल कैसे करूं। पेरेंट्स का हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जो स्पोर्ट्स में बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं वहाँ जाके मिलेगा क्या तेरे को, या उनके यार दोस्त जो नहीं है स्पोर्ट्स में नहीं है, बोलते क्या फ़ायदा यार जाने का। लेकिन उसका जो फ़ायदा है, उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में चला गया, ग्राउंड में चला गया, सबसे पहले तो फिज़िकली फिट, फिर वो साइकोलॉजिकली फिट हो जाएगा, क्योंकि वो हार चुका है और जीत चुका है। दोनों चीज़ उसने देख ली, हार भी देख ली और जीत भी देख ली, और दोनों के मजे ले चुका है। भी हार के बाद क्या है और जीत के बाद क्या है। और आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई बहुत कम स्पोर्ट्समैन होंगे जिन्होंने आत्महत्या की होगी, आपने सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हार देख ली है, जीत देख ली है, टॉप देख लिया, पोडियम पे 1 नंबर पे चढ़ के भी देख लिया उन्होंने। जो आम जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं आते, जीत हार नहीं देखी, वो जैसे मैंने कई बार सुना, कई बार पढ़ा कि नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ग्राउंड में आना पड़ेगा। बच्चे अगर ग्राउंड में आते हैं तो सबसे पहला तो बेनिफिट फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर उसके बाद एक जो उनका प्लस पॉइंट है, वो स्पोर्ट्स में आके अपनी स्टडी फ्री कर जाते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए तो उनकी एडमिशन 70-80 हज़ार रुपया जो है वो स्पोर्ट्स में आने के कारण फ्री हो गया।
मेरे खुद का बेटे की CBSE में स्टडी कर रहा है, कभी फीस माफ़ नहीं हुई किसी बच्चे की भी। तो मैंने उसको बोला तो अप्लाई कर, तेरा मेडल है। उसने अप्लाई किया, उसकी फ़ीस माफ़ हो गई। अच्छा, ये क्या स्कीम होती है सर? जैसे स्पोर्ट्समैन मेडल जीत के आते हैं तो उनको जैसे स्कूल में है या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो ये अप्लाई कर देते हैं कि मैं इस चैम्पियनशिप में मेडल जीत के आया, मेरी फ़ी कंसेशन की जाए। तो एक स्पोर्ट्समैन ही फ़ी कंसेशन करवा सकता, दूसरा तो करवा नहीं सकता। स्पोर्ट्स में आने का एक ये बेनिफिट है। और स्पोर्ट्स में अगर बच्चा आ रहा है तो उसकी एक अलग छवि भी बनती है ना सोसाइटी में भी बनती है कि ये नेशनल खेल के आया या स्टेट खेल के आया या इंटरनेशनल गया। हम तो कभी जहाज़ में बैठ ही नहीं सकते थे अगर स्पोर्ट्स में ना आते तो। और 17-18 साल के जहाज़ में बैठ गए थे और अब तक बैठ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कि स्पोर्ट्स से जुड़ने के बेनिफिट हैं। इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है। आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आप ये मत सोचो कि स्पोर्ट्स ने मेरे को दिया नहीं कुछ। स्पोर्ट्स ने आपका एक शेड्यूल सेट कर दिया, सुबह उठने का, खाने का, पीने का। गलत चीज़ आप कुछ खाओगे नहीं। आपको पता है यार मेरे को ये चीज़ नुकसान करेगी। एक आम आदमी को नहीं पता कि मेरे लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक स्पोर्ट्समैन को पता है, क्योंकि उसने अगर रात को गलत कुछ खा लिया, सुबह ग्राउंड में वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। और ये आदत, जैसे मैं 42 इयर्स का हो गया हूँ, और ये आदत लास्ट तक चलती है कि जो खाना स्पोर्ट्स में आके हम खाते हैं ना, वही लास्ट तक चलती है। आप गलत कुछ खाते नहीं, फिर आपको आपकी बॉडी बोल देगी कि नहीं ये गलत खा लिया, तो ये गलत खा लिया। नमक मिर्च और ये सारी जो चीज़ें हैं सब अपने आप रुक जाती है, अपने आप रुक जाती हैं। स्पोर्ट्स में आने के बेनिफिट ही हैं, मतलब इसका नुकसान कोई नहीं है। शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। और मैं सच बताऊं सर, हम लोगों ने बहुत से पॉडकास्ट करे, सबसे उनकी राय ली, ओपिनियन लिए, बट मैं आपको सही बताऊं, आपने जो कोच की भूमिका अपनी अखाड़े में निभाई है ना, मैं बोल रहा हूं आपने आज यहाँ पे डिस्कशन में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपने यहाँ पे एजुकेशन पे हाईलाइट करा, कैरियर पे हाईलाइट करा, आपने यहाँ पे प्लेयर्स के लाइक पूरा प्रॉपर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, वो उनकी मेंटालिटी किस हिसाब से इम्प्रूव होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए भी जो आपने मुहिम करवाई है सर, मैं पूरा एग्री करता हूँ उससे, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाईलाइट भी कर पाऊँ। एंड मैं अगेन यही बोलूँगा सर कि आप जो इस टाइम पे रेसलिंग के लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं जानना चाहूँगा सर कि होप आपको भी अच्छा लगा हो सारा सिनेरियो। थैंक यू जी। आपकी टीम जो आज हमारे शहर में आए हो, आप हमारी गुरु नगरी है, यहाँ पे आने का मैं आपका आने पे स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप यहाँ आए। आपने रेसलर्स के बारे में, रेसलर्स के कैरियर के बारे में, अप्स एंड डाउन्स के बारे में पूछा, और मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने बताया, क्योंकि आप एक रेसलिंग लवर की तरह बात कर रहे थे, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने रेसलिंग के ऊपर स्पेशली बात करी है कि रेसलिंग में हमें क्या और चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, ये थे हमारे विक्रम शर्मा सर। हम दिल्ली से अमृतसर स्पेसिफिकली सर से मिलने आए थे, क्योंकि जो सर का हमने कंटेंट देखा, जो सर की नॉलेज देखी थी, और वो आज हमने एक्सपीरियंस किया। बेसिकली हमने जाना कि सर के जो अखाड़े यहाँ पे जो चल रहे हैं, लाइक सर के पास में बहुत अच्छा स्पेस है। हम लोग इस टाइम पे साइका डॉक्टरेट सेंटर में बैठे हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनकी टेक्निक, उनका फ्लो, उनके जो पोजेज हैं, जो तरीके से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लाइक मेरे हिसाब से मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा। मैं 36 साल पे भी 1-2 बार होकर आया, बट यहाँ पे जो मैंने कंपैरिजन देखा, वो लाइक बिल्कुल ही ग्राउंड मड लेवल रेसलिंग सर यहाँ पे इस टाइम पे ट्रीट करवा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हम आपके लिए हिडन टैलेंट हर बार लेकर आएंगे, और हर बार आपको एक मज़ेदार कंटेंट के साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। और अगर आप कोई अपने आसपास में कोई भी हिडन टैलेंट ऐसा जानते हो, तो आप अपने कमेंट में उसकी लोकेशन या फिर नेम वगैरह सब कुछ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स बुक का जो मेन रीज़न ही ये है आने का कि जो इंडिया का हिडन टैलेंट है या हिडन कोचेज़ हैं, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा दी बच्चे को ग्राउंड लेवल से लेके और ओलंपिक के पोडियम तक पहुँचाने तक। सो हम प्रॉमिस करते हैं उस हिडन टैलेंट को लाके आपके सामने रखेंगे, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करी है और वो क्यों अचीव नहीं कर पाया, और उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर पूरा स्पोर्ट्स बुक के साथ में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।